हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10th की साइंस के चैप्टर का वन शॉट रिवीजन। इस वीडियो में हम पूरा का पूरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंप्लीट करने वाले हैं और इसको देखने के बाद एक वीडियो बनाएंगे हम मेटल्स एंड नॉन मेटल की PYQ की, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आप जब बोर्ड एग्जाम में जाएंगे पेपर देने के लिए तो उसमें पहले कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उनको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो एक ये वीडियो, एक इसकी PYQ वीडियो, दोनों को आप एक बार देख लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करने से पहले हम देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन दो टाइप से होता है, एक फिजिकल एक केमिकल। केमिकल को यहाँ पे हमें पढ़ना है क्योंकि इसमें बात होगी मेटल्स और नॉन मेटल्स की। केमिकल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं प्योर और दूसरे होते हैं इम्प्योर या मिक्सचर। ठीक है, तो एक होता है प्योर, एक होते हैं इम्प्योर। प्योर के दो पार्ट होते हैं, यहाँ दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक तो होमोजीनियस होता है इम्प्योर और हेट्रोजीनियस होता है इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब मिक्सचर, यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा या हेट्रोजीनियस बनेगा। प्योर को देखिए दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एलिमेंट और एक होते हैं कंपाउंड। एलिमेंट के फिर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं मेटल्स, दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स, जो कि हमें इस वीडियो में कंप्लीटली देखना है, और तीसरे होते हैं मेटलॉइड्स। अब देखिए मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो बात कर ले मेटल्स की, तो मैं यहाँ पे कुछ नेम लिख के बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है जिसका नाम है X और इसका एटॉमिक नंबर है Z और एटॉमिक मास है इसका A। तो ये एलिमेंट है, ये क्या है यहाँ पर एलिमेंट है, ये एटॉमिक मास है, क्या ये एटॉमिक मास, और ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है ये शो करता है कि एलिमेंट के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, यानी जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे, और क्योंकि एलिमेंट न्यूट्रल है तो उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको कुछ लिख के दिखा रहा हूँ। सोडियम की बात कर लें तो सोडियम आता है 11 नंबर पे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, और एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 है। जब इसका कन्फिगरेशन करेंगे तो ये आएगा 2 8 1। ठीक है, अगर मान लीजिए मैग्नीशियम की बात कर लें तो Mg के लिए आएगा 2 8 2। एल्यूमिनियम की बात कर लें तो ये 13 पे आता है 2 8 3। अब देखिए इनके आउटर मोस्ट सेल में तो यहां लिख देते हैं आउटर मोस्ट सेल। आउटर सेल में इसमें 1 2 3 कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3। तो जिसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 हो या 3 हो, तो इनको हम मेटल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, जिसके लास्ट सेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, उनको हम मेटल्स कहेंगे। और इनके अलावा अगर किसी में 4 5 6 या 7, अगर ये इतने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो, तो इसको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, नॉन मेटल्स कहते हैं। और किसी के लास्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो ये नोबल गैस होता है। क्या होता है ये, नोबल गैस। तो नोबल गैस के कन्फिगरेशन में लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, मेटल्स में 1 2 3 होते हैं, और नॉन मेटल में 4 5 6 7 होते हैं। जैसे नॉन मेटल का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। कार्बन को देखिए तो कार्बन आता है 2 4, कितने हैं यहाँ पर 4, यानी नॉन मेटल हो गया। ठीक है ना। नाइट्रोजन की बात कर लें 7 पे आएगा 2 2 और ये 5। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है या 5 है, ये भी क्या हो गया, नॉन मेटल। ऑक्सीजन की बात कर लें 8 पे आता है तो 2 और लास्ट में कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका नॉन मेटल। 17 पे आता है क्लोरीन, इसकी बात कर लें तो 2 8 7। ठीक है ना, 17 हो गए, 2 8 7, तो लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 7। तो ये सभी क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। तो ये बात समझ आ गई, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको NaCl
Na यानी 281 और Cl 287। अब Cl अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, Na भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 है, 7 चाहिए। इसको कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो Na से जब एक इलेक्ट्रॉन Cl पर जाता है, या कहें Cl Na से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो Na के पास एक पॉजिटिव आ जाता है, और ये पॉजिटिव शो करता है, ध्यान सुनो, पॉजिटिव ये शो करता है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया है, और ये Cl के पास आता है तो क्लोरीन से क्लोराइड हो जाता है, इसका मतलब इस पे एक इलेक्ट्रॉन आया है। अब इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 288। पहले कितने थे? यहाँ पे 7, अब कितना हो गया? 8। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे आ गया 28। ठीक है ना? तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब जहां पे पॉजिटिव आता है उसे हम कैटायन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैटायन। और जहां नेगेटिव आएगा उसको हम एनायन कहेंगे। इतनी बात समझ आ गई? तो जो भी इलेक्ट्रॉन एक लास्ट सेल से किसी दूसरे में जाता है तो वो क्या बनाता है? कैटायन बनाता है, यानी पॉजिटिव आयन बनाता है। और पॉजिटिव आयन बनाता है तो अभी बताया था लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये मेटल है, ये क्या है? मेटल है। और ये क्या है? नॉन मेटल है। ये क्या है? नॉन मेटल है। तो मेटल के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? पॉजिटिव आयन। और जैसे ही यहाँ पर नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या? नेगेटिव आयन बना देता है। इसको हम एनायन कहते हैं। अब इनके बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं मेटल्स का। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में देखिए, मेटल्स विच हैव 1 2 3, यानी उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो? 1 2 3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे लास्ट सेल में, या कह सकते हैं आउटर मोस्ट सेल में, या इसे वैलेंस सेल भी कहा जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? मेटल्स कहेंगे। याद रखना, हाइड्रोजन इसका एक्सेप्शन है। इसमें आपको एक्सेप्शन जरूर याद रखने। बोर्ड एक्सेप्शन कई बार पूछ चुका है और उम्मीद है कि इस बार भी आपको पूछ लिया जाए। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जिनके लास्ट सेल में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स आर एलिमेंट्स विच कैन इजिली फॉर्म पॉजिटिव आयंस। जो क्या करते हैं? पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। अभी आपको बताया था यहाँ पर Na क्या करेगा? पॉजिटिव आयन बनाएगा, जब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट कर देगा, और Cl गेन करेगा तो यहाँ नेगेटिव आयन बनाएगा। तो यहाँ कह सकते हैं नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या करेंगे? नेगेटिव आयन बनाएंगे। और ये क्या है? पॉजिटिव आयन बनाएंगे। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, Ag क्या होता है? सिल्वर, Au क्या है? गोल्ड, और भी बहुत सारे मेटल्स होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए नॉन मेटल के, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ETC। मेटल्स जो होते हैं जनरली सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं? सॉलिड। इसका एक्सेप्शन जरूर याद रखना। लेकिन Hg वो है, Hg क्या है? Hg क्या है? मरकरी है। और मरकरी जो है लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। पर मरकरी क्या है? मेटल है। मरकरी के जैसा एक और एलिमेंट है जिसे गैलियम कहते हैं। अगर आप इसे अपनी पाम पर रखोगे यानी हथेली पर रखोगे तो ये क्या है? मरकरी की तरह मेल्ट हो जाएगा आसानी से। तो ये दोनों जो है, Hg जो है रूम टेम्परेचर पर कैसा रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। कैसा रहता है? ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है, Hg यानी मरकरी। तो एक्सेप्शन याद रखना, मेटल्स कैसे होते हैं? जनरली सॉलिड्स होते हैं। पर मरकरी क्या है? एक एक्सेप्शन है, यानी सॉलिड नहीं, लिक्विड फॉर्म में होगा एट रूम टेम्परेचर। बट ये क्या है? मेटल है। Hg क्या है? मेटल है, पर लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है ना? तो जनरली सॉलिड नहीं है ये। इसमें देखिए नॉन मेटल्स क्या होते हैं? तीनों फॉर्म में होते हैं। गैस में देखेंगे तो क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और भी है। लिक्विड में आप इसे याद रखना, ये पिछले PYQ में आपको क्वेश्चन मिलेगा ये वाला, कि एक ऐसे नॉन मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ब्रोमीन, क्या रखना है आपको? ब्रोमीन। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है और नॉन मेटल है। सॉलिड में क्या होते हैं? कार्बन, फास्फोरस, और भी बहुत सारे नॉन मेटल होते हैं। ठीक है ना? तो देखिए ये हमने इनमें डिफरेंस देख लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिर हम देखेंगे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। इसी प्रकार हम नॉन मेटल के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में यहाँ पर देखिए ये मेटल्स क्या हैं? डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या होते हैं? जिनके हम वायर बना दें। डक्टाइल का मीनिंग क्या होता है? जिन्हें वायर बना दें। तो मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे डक्टाइल प्रॉपर्टी कहा जाता है। उसमें क्या करते हैं? मेटल्स के वायर बनाए जाते हैं। और आप याद रखिएगा कि ये जो गोल्ड है, गोल्ड सबसे ज्यादा
डक्टाइल मेटल है। 1 ग्राम गोल्ड से अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर का वायर हम बना सकते हैं। समझ रहे हो ना, 1 ग्राम बहुत कम होता है और 1 ग्राम से इतना पतला वायर खींचा जा सकता है कि उसे 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का मतलब होता है जिसे हम सीट्स में कन्वर्ट कर दें। किसमें कन्वर्ट कर दें? सीट्स में। यानी हैमर की हेल्प से उसे पीट पीट के कैसा कर दें? सीट की फॉर्म में बना दें। तो ये मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी होती है। फिर आती है सोनोरस प्रॉपर्टी। सोनोरस का मतलब होता है जो साउंड रिलीज करें। आपने देखा होगा कि स्कूल में जो बेल लगाई जाती है उसे क्या करते हैं, जब पीटते हैं तो उससे साउंड रिलीज होता है। क्या करते हैं? उस पर हिट करते हैं हम तो साउंड रिलीज होता है। इसका मतलब सोनोरस प्रॉपर्टी है वो। लस्टर्स का मतलब होता है जिनके पास शाइन हो, यानी जो चमक देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम लस्टर्स कहते हैं। आगे बात करते हैं कंडक्टर्स। तो देखिए मेटल्स क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं, अच्छे कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है जिसमें इजीली करंट फ्लो हो जाए, उन्हें क्या कहते हैं? हम कंडक्टर कहते हैं। और इंसुलेटर होते हैं जिनमें इजीली करंट फ्लो ना हो। तो यहाँ पर देखिए कंडक्टर क्या होते हैं? मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। और ये हीट के भी कंडक्टर होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर होते हैं और हीट के भी कंडक्टर होते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है। और इसमें भी आप याद रखना, सीजियम एंड गैलियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये मेटल में सीजियम और गैलियम ऐसे मेटल हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। कैसा होता है? लो। ये देखिए अल्कलाई मेटल्स जो होते हैं जैसे सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। मेटल जनरली हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। पर यहाँ पर आप देखेंगे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। और इनको हम दैट दे कैन बी कट विद ए नाइफ, इनको हम चाकू की हेल्प से काट सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसे हम विद द हेल्प ऑफ नाइफ कट कर सकते हैं। तो दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं? लो होते हैं। और इन्हें हम नाइफ की हेल्प से क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। तो ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी किसकी? मेटल्स की। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करने से पहले हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अभी हमने मेटल्स की देखी, अब देखेंगे नॉन मेटल्स की। आप उनका जस्ट अपोजिट करते चलिए जो नॉन मेटल्स में आएगा। ठीक है, मेटल्स में जो पढ़ा है उसका आप अपोजिट कर दीजिए, वो किस में आ जाएगा? मेटल्स में। तो मेटल्स कैसे होते हैं? सॉरी, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है इनकी सीट नहीं बनाई जा सकती। इनकी सीट नहीं बनाई जा सकती। दे कैन नॉट बी बीटन इनटू सीट्स। बट मेटल कैसे होते हैं? जिनकी हम सीट बना सकते हैं, उनमें मैलिएबल प्रॉपर्टी होती है और इसको हम कहते हैं ब्रिटल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखिए नॉन सोनरस होते हैं। वो सोनरस होते हैं, ये नॉन सोनरस होते हैं। वो लस्टर्स होते हैं, इन्हें हम नॉन लस्टर्स कहते हैं। और ये याद रखना, ये आपका एक एक्सेप्शन है, आयोडीन जो लस्टर्स होता है। कैसा होता है? लस्टर्स। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि आयोडीन, ऐसा पूछा जाता है कि नॉन मेटल्स ऐसा कौन है जो नॉन लस्टर है। सॉरी, कैसा है? वो लस्टर है। ऐसा कोई नॉन मेटल बताइए जो क्या है? लस्टर है। तो आपको ऑप्शन में देखना है आयोडीन। नेक्स्ट देखते हैं बैड कंडक्टर होते हैं। ये कैसे होते हैं? बैड कंडक्टर। बट मेटल्स कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल होती है, उस पेंसिल जो हम लिखते हैं जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई देता है, उसे हम ग्रेफाइट कहते हैं। ग्रेफाइट में इजीली करंट फ्लो हो जाता है। क्या होता है? इजीली करंट फ्लो हो जाता है। और ग्रेफाइट क्या है? एक एलोट्रॉप है। किसका? कार्बन का। तो हम ये कह सकते हैं ग्रेफाइट ए नेचुरल फॉर्म ऑफ कार्बन इज ए गुड कंडक्टर। कैसा? ये गुड कंडक्टर होता है। याद रखना इस एक्सेप्शन को कि ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें इजीली करंट फ्लो हो जाता है। और आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्टर होता है। नेक्स्ट देखिए उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? मेटल्स का हाई होता है। तो यहाँ पे कैसा होगा? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बट आप डायमंड की बात करोगे तो वहां पे हाई आ जाएगा। मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल्स क्या करते हैं? बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और नॉन मेटल्स क्या करते हैं? एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, वो जैसे कि एसिड रेन में होता है। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टीज किसकी? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब बात कर लें इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो पहले देखेंगे हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर देखेंगे नॉन मेटल्स की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब कि रिएक्शन करके क्या क्या प्रोडक्ट बनता है।
रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, जब मेटल एयर के साथ रिएक्ट करता है तो एयर में प्रेजेंस होती है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ जब भी मेटल क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। जैसे कॉपर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये CO ब्लैक ऑक्साइड बनाता है। कैसा बनाता है? ये ब्लैक ऑक्साइड बनाता है। अगर मान लीजिए एल्युमिनियम, ये क्या है, ये भी मेटल है, इसके साथ करता है ऑक्सीजन के साथ यानी एयर के साथ करता है तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे क्या है, मेटल ऑक्साइड बनेगा तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। और इससे पहले भी बताया था यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मेटल्स क्या करते हैं, जब एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है ना, इस चीज को याद रखना, ये इंपोर्टेंट है, ये भी आपको पेपर में पूछा गया है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं ऐसे मेटल्स ऑक्साइड्स जो क्या करते हैं, एसिड्स और बेस, एसिड्स और बेस के साथ, दोनों के साथ ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करें, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करें और बेस के साथ भी रिएक्ट करें, और रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट में साल्ट और वाटर दें। क्या दें? साल्ट और वाटर दें। इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। और फिर से कह रहा हूं, ये इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, आप इसे याद कर लें। इसमें इस टॉपिक पर आपको इस बार बोर्ड में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे देखिए Al2O3 HCl के साथ जब रिएक्ट करेगा, ये क्या, एक एसिड है, एसिड के साथ यहाँ पर आपके क्या देखेंगे हम, इसके साथ क्या देखेंगे हम, फिर बेस को लेंगे, क्योंकि ये क्या है, दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। और जब ये दोनों के साथ रिएक्ट करेगा तो हम इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहेंगे। तो एल्यूमिनियम ने जब HCl के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ AlCl3 बन जाएगा और यहाँ पे पानी अलग हो जाएगा, यानी वाटर जो है निकल जाएगा। तो ये साल्ट हो गया और ये क्या हो गया, वाटर हो गया। अब यहाँ पे देखिए एसिड के बाद जब बेस से होगा, ये क्या है, यहाँ पर NaOH क्या है, बेस है, और ये क्या है, यहाँ पर एसिड है। तो एसिड के साथ भी रिएक्ट हुआ और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। जब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ करता है, NaOH के साथ करता है, तो सोडियम जिंकेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम जिंकेट नहीं, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। क्या बनता है? एल्यूमिनेट। अगर Zn होता तो जिंकेट बनता, यहाँ पे Al है इसलिए यहाँ पे एल्यूमिनेट कहेंगे। तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और साथ में निकलता है यहाँ पे वाटर। ठीक है ना। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट बात आती है रिएक्शंस ऑफ मेटल विद वाटर। अभी हमने देखा था एयर के साथ, अब देखेंगे वाटर के साथ। तो मेटल जो है जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल को क्या क्या फॉर्म करते हैं, मेटल क्या क्या फॉर्म करते हैं। तो देखिए मेटल्स को यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं रिएक्शन करने के लिए। मेटल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं रिएक्शंस कराने के लिए। किससे? वाटर से। तो वाटर कैसा होगा, देखिए कोल्ड होगा, हॉट होगा और स्टीम फॉर्म में होगा। तो 3 कंडीशन होंगी वाटर की। तो यहाँ पर देखिए रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, जब मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कौन कौन से मेटल यहाँ पर रिएक्ट करते हैं, तो वो होते हैं आपके सोडियम और पोटेशियम। कौन कौन से होते हैं? सोडियम और पोटेशियम। अब देखिए यहाँ पर रिएक्ट विद हॉट वाटर, तो जब हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल तो उनमें कौन से होते हैं, वो मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ करते हैं। अब बात आती है स्टीम की, तो स्टीम के साथ एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये तीनों स्टीम यानी वाटर की जो स्टीम होती है उसके साथ ये करते हैं, रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। और एक नोट पॉइंट यहाँ ध्यान रखना कि मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। ये जो लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड हैं, ये वाटर की किसी भी स्टेट में, ना तो स्टीम हो, चाहे हॉट वाटर हो, चाहे कोल्ड वाटर हो, इन तीनों में कहीं पर भी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं इनके साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, यानी नो रिएक्शन। तो एक एक करके पढ़ते हैं इनकी रिएक्शंस को। तो अब देखिए यहाँ पर रिएक्शंस ऑफ मेटल विद वाटर, एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है? वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो मेटल ऑक्साइड्स बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे देखिए मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा
तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब यहाँ देखिए मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? मेटल हाइड्रोक्साइड। इसके एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए कोल्ड वाटर के साथ कौन कौन रिएक्ट करता है? सोडियम और पोटेशियम। तो इनकी रिएक्शंस कैसे होगी? तो देखिए पोटेशियम के लिए देखिए, सोडियम के लिए देखिए यहाँ पे Na है, सोडियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वाटर के साथ कर रहा है। कौन सा वाटर है ये? कोल्ड वाटर है। तो सोडियम यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो NaOH बनेगा। क्या बनेगा? NaOH। और यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब जैसे पोटेशियम के लिए देख लें तो पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो KOH बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और यहाँ पर निकलती है हाइड्रोजन गैस और साथ में निकलती है हीट एनर्जी। क्या निकलती है? हीट एनर्जी निकलती है। तो द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। यानी आपको पता है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम क्या करता है? एयर के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर लेता है, इसलिए हम कह सकते हैं वायलेंटली रिएक्ट करता है। कैसे करता है? वायलेंटली। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सोडियम को केरोसिन में क्यों डिप करके रखा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि सोडियम क्या है? एक हाईली रिएक्टिव मेटल है जो कि जल्दी से रिएक्ट कर लेता है। तो रिएक्ट विद स्टीम, तो स्टीम के साथ कौन करता है? आयरन है, Fe एल्यूमिनियम है और जिंक है। तो आयरन है, एल्यूमिनियम है और जिंक है। तो इनकी रिएक्शन देखिए, एल्यूमिनियम की बात कर लें तो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे पर वाटर कैसा होगा? स्टीम फॉर्म में होगा। तो Al जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो Al2O3 बनता है। आप देख सकते हैं मेटल ऑक्साइड है ये, और मेटल ऑक्साइड के साथ रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे देखिए Fe करेगा तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? फिर से मेटल ऑक्साइड बनेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। मेटल रिएक्ट विद एसिड्स, तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या बनता है? साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है ना, साल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी देखा था। जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे मेटल क्या करते हैं? एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें देखने के बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जैसे कि अभी बताया था एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आपके पेपर में आने की संभावना है। ऐसे ही एक ये भी टॉपिक है जिसे हम एक्वा रीजिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एक्वा रीजिया। और ये भी मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पेपर में मिल जाए। तो आप बस इसमें याद रखना कि एक्वा रीजिया क्या होता है और रॉयल वाटर इसका दूसरा नेम है। तो इसमें किस किस का मिक्सर लिया जाता है? तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है और HNO3 होता है। और ध्यान से सुनना कि ये जो होते हैं ये कंसंट्रेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? कॉन्सनट्रेटेड होते हैं। ठीक है, ये याद रखना, डाइल्यूट वाले नहीं होते हैं। ये एसिड है HNO3 HCl, ये कॉन्सनट्रेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? डाइल्यूट वाले नहीं होते हैं। और इनका जो रेशियो है HCl की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है और HNO3 नाइट्रिक एसिड की जो क्वांटिटी है वो कैसी होती है? कम होती है। तो यहाँ पर रेशियो होता है 3 और यहाँ होता है 1। तो आपको रेशियो पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? रेशियो। यह पूछा जाएगा कि एक्वा रीजिया क्या होता है। तो आप बता सकते हैं जिसमें HCl और HNO3 3:1 के रेशियो में होती हैं उसे हम एक्वा रीजिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वा रीजिया। और ये याद रखना, ये कैसा होगा? कॉन्सनट्रेटेड होगा। कैसा होगा? कॉन्सनट्रेटेड होंगे दोनों। ठीक है, चाहे HCl हो चाहे HNO3 हो, तो दोनों ही कॉन्सनट्रेटेड होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या नाइट्रिक एसिड हो, और ये किस रेशियो में प्रेजेंस होते हैं? 3:1। तो ये होता है एक्वा रीजिया। इसे भी आप इंपोर्टेंट लिख लें। और एक नोट पॉइंट याद रखना, एक्वा रीजिया इज ए हाईली करोसिव फ्यूमिंग लिक्विड। इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स दैट इज एबल टू डिजोल्व, ये याद रखना, डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। यानी एक्वा रीजिया क्या है? गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिजोल्व कर सकता है, इसके पास इतनी पावर होती है। इसके बाद देखिए मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट, यानी मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। इसमें क्या क्या आता है कि जब भी कोई मेटल ए है, क्या है? कोई मेटल ए है और साल्ट सॉल्यूशन जिसका नाम दे दिया बी है, तो ये क्या करते हैं आपस में? डबल डिस्प्लेसमेंट वाला आपने रिएक्शन पढ़ा होगा, वही यहाँ पे होता है कि साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए आ जाएगा और मेटल क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे कुछ इस तरीके से,
यहाँ पर, तो ये हमें क्या है प्रोडक्ट में मिल जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज चैप्टर 1 से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है, पहले आता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस यानी आयरन, पीबी, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, ठीक है ना। और लास्ट में आप चाहो तो Pt भी लिख सकते हैं, प्लेटिनम। ये कैसे होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। ये कैसे होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज घटती जाती है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं लीस्ट रिएक्टिव, तो ये क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज होती है। ये आपको पहले से ही याद होगी, इतनी उम्मीद मैं कर रहा हूं आपसे। अब देखिए इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोवेलेंट्स या आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो ये मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था। जैसे Na एक इलेक्ट्रॉन Cl को देता है, तो Na जब भी एक इलेक्ट्रॉन Cl को देता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है, और यहाँ पर कौन सा आयन फॉर्म होता है, ये नेगेटिव आयन फॉर्म होता है। कौन सा आयन फॉर्म होता है, ये नेगेटिव आयन फॉर्म होता है। और ये मेटल है, और ये क्या है, नॉन मेटल। तो जब भी मेटल नॉन मेटल को क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है। जब भी मेटल नॉन मेटल को क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो इनसे क्या है, आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, यानी NaCl आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। तो द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल, कहां से आएगा, मेटल से, टू अ नॉन मेटल, कहां पर जाएगा, नॉन मेटल पर जाएगा, आर नोन एज आयनिक कंपाउंड। तो जब भी मेटल क्या करेगा, नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, या कहें नॉन मेटल मेटल से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो ये क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल हैं, जैसे आयनिक कंपाउंड के हमें NaCl बनाना है और MgCl2 बनाना है, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है या हमें सोडियम क्लोराइड बनाना है। तो ये आपको मैंने शुरुआत में बनाया था, वैसा ही आप यहाँ देख सकते हैं कि Na क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, किसको दे देता है, Cl को। तो Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया Cl को, तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। ऐसे MgCl2 होता है, क्या होता है, MgCl2। और Mg के लिए देख सकते हैं यहाँ पर, Mg पे कितना आता है 282 और Cl पे कितना होता है 287। अब देखिए यहाँ पे ये लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मेटल है। लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये नॉन मेटल है। अब Mg इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इसको कितना चाहिए 1, तो ये एक इसे दे देगा, तो इसका मतलब एक और Cl चाहिए, तो यहाँ पर एक और Cl आएगा, तो 287। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो Mg के पास 2 पॉजिटिव आयन आ जाएंगे, कितने आयन आएंगे, 2 पॉजिटिव आयन आ जाएंगे। तो यहाँ पर Mg जो है Cl के साथ जब करेगा, तो यहाँ पे MgCl2 फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, MgCl2 फॉर्म हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या कहेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये क्या है, यहाँ पर NaCl है। तो ये आयनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल है, और आप इसे आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इसको भी आप इंपोर्टेंट लिखिए, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये लास्ट वाला कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाला ये पूछा जाता है, MCQ क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल नेचर, आयनिक कंपाउंड का फिजिकल नेचर। तो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड ब्रिटल। कैसे होते हैं, सॉलिड्स होते हैं और ब्रिटल होते हैं। नेक्स्ट देखिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो हाई होते हैं। कैसे होते हैं, हाई होते हैं। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट देखिए सॉल्युबिलिटी। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, यानी जनरली क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट देखिए कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी इसका मतलब है कि करंट आएगा या नहीं आएगा। तो आयनिक कंपाउंड्स इन दी सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट। ये याद रखना आप, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से, ये इसकी प्रॉपर्टी है किसकी, आयनिक कंपाउंड की। और यहाँ याद रखना है कि आयनिक कंपाउंड जब सॉलिड स्टेट में होते हैं, किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो ये क्या करते हैं, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन एंड इन दी मोल्टन स्टेट। किसमें करते हैं, मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इस चीज को याद रखना, सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, पर मोल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। यही यहाँ पे याद रखने वाली बात है।
नेक्स्ट बात करते हैं मिनरल्स की। देखिए मिनरल्स क्या होते हैं, जो अर्थ की क्रस्ट पर जो आपको नेचर में चीजें मिलती हैं, जो भी एलिमेंट्स मिलते हैं, जो भी कंपाउंड्स मिलते हैं, ध्यान सुना, अर्थ की क्रस्ट पर आपको जो भी एलिमेंट और कंपाउंड्स मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं, ठीक है ना। तो द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। अब मिनरल्स का एक पार्ट होता है ओर्स, मिनरल का एक क्या होता है, एक टाइप कह दिए, एक पार्ट कह दीजिए, मिनरल्स का एक पार्ट या टाइप होता है और क्या होता है और। अब और क्या होते हैं कि जैसे ही हम अर्थ की क्रस्ट पर देखते हैं, साइंटिस्टों ने देखा है, लोगों ने देखा कि अर्थ की क्रस्ट पर क्या होता है, एक ही जगह पर एक जैसे एलिमेंट की क्वांटिटी ज्यादा मिल जाए। जैसे मान लीजिए कहीं पर कॉपर ही बहुत ज्यादा मिल रहा है, कहीं एल्यूमिनियम ही बहुत ज्यादा मिल रहा है, कहीं गोल्ड है, कहीं पर क्या है सिल्वर है, तो एक एलिमेंट की क्वांटिटी ज्यादा परसेंटेज में हो जाना और होता है, क्या होता है और। होगा वो मिलना नहीं, पर उसकी परसेंटेज एक ही प्लेस पर ज्यादा हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल्स एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। और वहां से क्या है, इनको निकाला जाता है। द मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। तो मिनरल को हम और कहते हैं कब, जब एक ही प्लेस पर एट सम प्लेस यानी कुछ प्लेसों पर एक जैसा ही वेरी हाई परसेंटेज यानी एक ही मेटल की ज्यादा परसेंटेज में क्या होना है, मिल जाना, प्रेजेंस होना। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। तो किस तरीके से मेटल्स को निकालते हैं, मेटल्स को निकालने के बाद उन्हें क्या करते हैं, प्योर करते हैं। जो मेटल्स मिलते हैं मिनरल्स की फॉर्म में या ओर्स की फॉर्म में, वो कैसे होते हैं, इम्प्योर होते हैं, फिर उन्हें प्योर किया जाता है। प्योर करने से पहले उन्हें कैटेगराइज किया जाता है कि कौन ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, कौन लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, कौन कैसे रिएक्टिव होते हैं। तो देखिए और होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर को देखा जाता है, तीन इनके डिवाइडेशन किए गए हैं। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी कैसे होते हैं, जो हाई रिएक्टिविटी वाले होते हैं उनको एक सीरीज में लाया जाता है, मीडियम रिएक्टिविटी वाले को एक सीरीज में लाया जाता है, और लो रिएक्टिविटी वाले को एक सीरीज में रखा जाता है। तो देखिए हाई रिएक्टिविटी जो होती है उनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर। तो ओर को क्या करते हैं, मोल्टन फॉर्म में ले जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं, और वो क्या है, प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो करना क्या है, प्योर में कन्वर्ट करना है, इम्प्योर मिलते हैं तो यहाँ पे ये प्योर में मिल जाएगा। जैसी बात आती है मीडियम वाले की, किसकी बात आती है, मीडियम वाले की। तो यहाँ मीडियम से पहले हम लो को देखेंगे। तो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, सल्फाइड्स होते हैं। देखिए मेटल्स होते हैं, ये जो और मिलेंगे आपको सल्फाइड या कार्बोनेट की फॉर्म में मिलते हैं। किसकी फॉर्म में मिलते हैं, सल्फाइड या कार्बोनेट की फॉर्म में मिलते हैं। और लो रिएक्टिविटी के सल्फाइड फॉर्म में मिलते हैं, उनका एक प्रोसेस होती है रोस्टिंग। क्या होती है, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग करने के बाद वो मेटल निकाले जाते हैं, और मेटल करने के बाद, मेटल में लाने के बाद उनकी रिफाइनिंग कर देते हैं, और रिफाइनिंग करने के बाद वो प्योर हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए मीडियम रिएक्टिविटी में क्या होता है, जो मेटल्स हैं या तो कार्बोनेट ओर्स की फॉर्म में मिलेंगे या सल्फाइड ओर की फॉर्म में मिलेंगे। किसकी फॉर्म में मिलेंगे, या तो कार्बोनेट मिलते हैं या सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं, कार्बोनेट की या सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं। अब कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेंगे तो उसकी एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है कैल्सिनेशन। क्या होता है, कैल्सिनेशन। और याद रखना इसमें लिमिटेड एयर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, लिमिटेड एयर का। और सल्फाइड ओर मिलेंगे तो उन्हें क्या प्योर करने के लिए एक मेथड यूज होता है जिसका नाम होता है रोस्टिंग। तो सल्फाइड के लिए रोस्टिंग प्रोसेस है या रोस्टिंग मेथड है, और कार्बोनेट ओर के लिए कैल्सिनेशन एक मेथड है। और इसमें हम लिमिटेड एयर को यूज करते हैं और यहाँ पे एयर की मात्रा बढ़ा देते हैं, यानी एक्सेस ऑफ एयर हो जाता है। फिर ये सब करने के बाद अगर यहाँ पे मिल रहा है तो रोस्टिंग कर देंगे। रोस्टिंग करने के बाद क्या मिल जाएगा, उसका ऑक्साइड मिल जाएगा उसी मेटल का। जो मेटल आपको सल्फाइड फॉर्म में मिलेगा उसका रोस्टिंग कर देंगे, और रोस्टिंग करने के बाद वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। या कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेगा उसका कैल्सिनेशन कर देंगे, और कैल्सिनेशन करने के बाद वो किस फॉर्म में मिलेगा, ऑक्साइड में आ जाएगा। तो कार्बोनेट का कैल्सिनेशन कर दिए, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सल्फाइड का रोस्टिंग कर दीजिए, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद रिडक्शन कर देते हैं, जो कि आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो रिडक्शन करने के बाद वो मेटल जो है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल यानी वो क्या है, प्योर हो जाता है, और इन ओर को प्योर किया जाता है। इतना आप इस समझ सकते हैं। तो गैंग क्या होता है, देखिए
इसके बाद एक वर्ड आता है गैंग, ध्यान रखना। तो गैंग क्या होता है, ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट्स ऑफ इम्प्योरिटीज, यानी जो भी ओर्स अर्थ से हमें मिलते हैं या निकाले जाते हैं उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे कि मिट्टी लगी होती है, सॉइल, सैंड, ये सारी इम्प्योरिटीज उसमें क्या होती हैं, ओर के साथ आती हैं। और ओर के साथ जो इम्प्योरिटीज आती हैं, इस इम्प्योरिटीज का नाम ही हो जाता है गैंग। क्या कहते हैं इसे, गैंग कह देते हैं। तो गैंग को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं फ्रॉम दी ओर, यानी ये जो मिक्सअप आता है, यानी इम्प्योरिटीज आती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। इम्प्योरिटीज गैंग होती हैं और गैंग को ओर से अलग किया जाता है, तब जाके मेटल क्या होता है, प्योर होता है। कैसा होता है, प्योर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन दी एक्टिविटी सीरीज, यानी रिएक्टिविटी सीरीज 3 टाइप से डिवाइड किया गया था उसको, एक लो, एक मीडियम और एक कैसा होगा, हाई। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे लो रिएक्टिविटी सीरीज। क्या देखेंगे यहाँ पे, लो रिएक्टिविटी सीरीज। तो लो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या क्या होता है, तो मेटल्स लो इन द reactivity series are very unreactive. The oxides of these metals can be reduced to metals by heating alone, यानी इनको क्या करते हैं, गर्म कर कर अलग कर लिया जाता है। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए सिनावार। ठीक है, ये जो सिनावार होता है HgS, इसे याद रखना, इसको हम कहते हैं सिनावार। ये क्या है, मरकरी का एक ओर होता है, मरकरी का एक ओर है। तो इज एन ओर ऑफ मरकरी व्हेन इट इज हीटेड इन एयर, जैसे हम क्या करते हैं, इसे क्या करते हैं, व्हेन इट इज हीटेड इन एयर, हवा में इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड, यानी सिनेवार क्या है, एक मरकरी का ओर है। सिनेवार क्या है, मरकरी का ओर है, और इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद यानी हीट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है HgO। तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। तो मर्क्यूरी ऑक्साइड इज देन रिड्यूस टू मरकरी ऑन फर्दर हीटिंग, और रिडक्शन करने के बाद हमें वहां से मरकरी प्योर मिल जाती है। पहले क्या होता है, मरकरी मिलती है HgS की फॉर्म में, इसको गर्म करते हैं तो HgO बन जाता है, फिर इसका रिडक्शन कर देते हैं, और रिडक्शन कर देते हैं तो क्या बनता है, मरकरी हमें प्योर मेटल की फॉर्म में मिल जाती है। यहाँ पर इसका रिएक्शन देखिए, HgS को जब गर्म करेंगे यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो HgO बनेगा, HgS से क्या बनेगा, HgO बनेगा, HgO बन जाएगा, और यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। फिर देखिए HgO को क्या करेंगे, फिर से हीट कर देंगे तो यहाँ Hg आपको प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। यहाँ कह सकते हैं इसका रिडक्शन कर देंगे तो हमें Hg प्योर फॉर्म में मिल जाता है। ऐसे यहाँ पे कॉपर के लिए होता है, ये रिएक्शन कॉपर के लिए यूज होती है। इसके बाद बात करते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन दी मिडल रिएक्टिविटी सीरीज। वो लो के लिए था, लो में क्या होते हैं, ओर्स मिलते हैं, ओर्स को क्या करते हैं, हम हीट करते हैं, हीट करने के बाद ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड में जैसे ही कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनका रिडक्शन कर देते हैं और हमें प्योर मेटल मिल जाता है, जैसा कि हमने एग्जांपल कॉपर और मरकरी के लिए देखा। अब देखिए मिडिल वाले में क्या होता है, तो मिडिल वाले में 2 चीजें बताई थी मैंने आपको, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। क्या बताया था, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। तो द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज such as iron, zinc, lead, copper are moderately reactive. These are usually present as sulfides और कार्बोनेट्स इन नेचर, यानी या तो सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं नेचर में या कार्बोनेट की फॉर्म में मिलते हैं नेचर में। तो एक प्रोसेस होती है रोस्टिंग, रोस्टिंग किसके लिए होती है, जो सल्फाइड्स के लिए होती है। तो द सल्फाइड्स ओर्स, कौन से ओर्स होंगे, सल्फाइड्स ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर लीजिए बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, यानी एक्सेस एयर की प्रेजेंस में सल्फाइड सोर्स को क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। क्या कहते हैं उसे, रोस्टिंग कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए जिंक सल्फाइड, जब O2 की प्रेजेंस में क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। अब ये ZnO बन गया जिंक ऑक्साइड, तो इसका क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे, और रिडक्शन करने के बाद जो मेटल मिलेगा वो प्योर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दूसरी प्रोसेस जिसका नाम होता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होता है, कार्बोनेट और जो होते हैं, कार्बोनेट और जो होते हैं आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स, इनको ऑक्साइड्स में चेंज कर लेते हैं।
सल्फाइड होंगे तो उनको भी ऑक्साइड में करना है, कार्बोनेट होंगे उनको भी ऑक्साइड्स में करना है, और जैसे ही इन्हें कन्वर्ट कर लेंगे हीटिंग करके, मतलब गर्म करके, और यहाँ पर लिमिटेड एयर का यूज होता है और रोस्टिंग में एक्सेस एयर का यूज होता है। ये ध्यान रख लेना, एक्सेस एयर रोस्टिंग के लिए, लिमिटेड एयर कैल्सिनेशन के लिए। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। क्या मिलेगी? कैल्सिनेशन। तो देखिए जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, जिंक क्या मेटल किस फॉर्म में? कार्बोनेट की फॉर्म में। तो जिंक कार्बोनेट है, इसको क्या कर देंगे? हीट कर देंगे तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी और लास्ट में जाकर हम इसे प्योर कर सकते हैं। ये देखिए ये भी आपको दिया है एनसीईआरटी में, थर्मिट रिएक्शन क्या होती है। थर्मिट रिएक्शन आपने देखा रेल की जो पटरियां होती हैं उनको ज्वाइंट करने के लिए जिस प्रोसेस को यूज किया जाता है वो थर्मिट प्रोसेस होती है, या कह सकते हैं थर्मिट रिएक्शन होती है। अब थर्मिट रिएक्शन होती क्या है कि यहाँ जो आयरन होता है Fe2O3 प्लस 2Al और यहाँ 2Fe प्लस Al2O3 और निकलती है यहाँ से हीट। ये इसकी रिएक्शन होती है, थर्मिट रिएक्शन जो होती है ये रिएक्शन होती है। रिएक्शन याद कर लेना, दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक। ये कैसी होती हैं? हाईली एक्सोथर्मिक होती हैं। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टन स्टेट। तो मेटल किस स्टेट में चलाता है? मोल्टन स्टेट में चलाता है। इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड्स, आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3 को हम आयरन थर्ड ऑक्साइड कहेंगे, विद एल्यूमिनियम इज यूज टू। यानी आयरन थर्ड ऑक्साइड के साथ किसका यूज होता है? एल्यूमिनियम को यूज करते हैं टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। किसको यूज करने के लिए? हम रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए इन चीजों का यूज करते हैं। और क्रैक्ड मशीन्स, यानी जो मशीन जो क्रैक हो जाती हैं उनको भी हम कह सकते हैं सही करने के लिए जिस रिएक्शन का यूज होता है उसको कहते हैं हम थर्मिट रिएक्शन। तो क्रैक्ड मशीन पार्ट्स, दिस रिएक्शन इज नोन एज द थर्मिट रिएक्शन। तो आप यहाँ याद रखें कि क्रैक्ड मशीन पार्ट्स जो होते हैं उसे किस रिएक्शन से हम सही करते हैं, या कह सकते हैं रेलवे ट्रैक्स को जब जॉइन किया जाता है तो किसकी हेल्प से किया जाता है, उस रिएक्शन का नाम क्या है? तो थर्मिट रिएक्शन नाम है। क्या नाम है? थर्मिट रिएक्शंस इसका नाम है। याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो लो का हो गया, मिडिल का हो गया, अब देखिए हाई के लिए। हाई का मतलब टॉप। तो एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। यानी ये क्या होते हैं? ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो इनको क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया जाता है इनका। जैसे एग्जांपल सुन लीजिए, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। ये देखिए ये क्या होते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या है? ये रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर होते हैं, यानी हाई रिएक्टिव होते हैं। और इनका क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद ये मोल्टन क्लोराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। द मेटल्स आर डिपोजिट एट दी कैथोड। और ये क्या करते हैं? कैथोड पर आ जाते हैं। जो भी मेटल्स होंगे वो कहाँ पे यूज होंगे? कैथोड पे आके चिपक जाएंगे, यानी इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ कह सकते हैं नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज जो होता है इलेक्ट्रोड उस पर आकर ये इकट्ठे हो जाते हैं। वेयर एज क्लोरीन इज लिबरेटेड एट दी एनोड। और क्लोरीन कहाँ आती है? पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड पर आती है, जिसे हम एनोड कहते हैं। क्या करते हैं? इसे एनोड कहते हैं। जैसे कि आप इसे एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक टैंक है। क्या ये एक टैंक है? और ये आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं एसिडिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एसिडिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये। अब इसमें दो इलेक्ट्रोड यूज हुए। ये पहला इलेक्ट्रोड है। ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? पहला इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर देखिए ये पहला इलेक्ट्रोड है और ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर हमने पॉजिटिव लिया है, ये बैटरी कनेक्ट की हुई है, सेल कनेक्ट किया हुआ है। पॉजिटिव जो होता है वो एनोड है, यहाँ पर नेगेटिव क्या है? कैथोड है। अब जैसे इसमें ये इलेक्ट्रोड डाल दी, इसे कनेक्शन कर दिया, तो कनेक्शन करके बाद इस टैंक में ये देखिए एसिडिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया तो इसमें होगा क्या? एनोड पर इम्प्योर कॉपर इकट्ठा हो जाएगा। यानी ये एनोड है तो यहाँ पर आ जाएगा इम्प्योर कॉपर।
कौन सा आ जाएगा, इम्प्योर कॉपर। ये देख सकते हैं द एनोड इज इम्प्योर कॉपर, एनोड पे क्या होगा, इम्प्योर कॉपर आएगा। द कैथोड इज ए स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्योर कॉपर आएगा, क्या आएगा, प्योर कॉपर, ठीक है ना, तो प्योर कॉपर आएगा। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो प्योर कॉपर इज डिपोजिटेड ऑन कैथोड, तो प्योर कॉपर कहाँ पर डिपोजिट हो जाता है, ये कैथोड पर डिपोजिट हो जाता है, याद कर लेना। और यहां रखना याद, एनोड पे क्या आता है, इम्प्योर कॉपर आता है, कैथोड पे क्या आता है, प्योर कॉपर आता है। फिर से सुनिए, कैथोड पर प्योर कॉपर, एनोड पर इम्प्योर कॉपर, और ये एनोड के ही साइड में इम्प्योरिटीज क्या होता है, इम्प्योरिटीज इकट्ठी हो जाती है, क्या होती है, इम्प्योरिटीज इकट्ठी हो जाती है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि द मेटल्स आर डिपोजिटेड एट दी कैथोड, कहाँ पे आ जाते हैं मेटल, मेटल कहाँ पे आते हैं, कैथोड पे आते हैं। वेयर एज क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, देखिए 287, ये क्या है, नॉन मेटल है, तो हम ये कह सकते हैं मेटल कैथोड पर डिपोजिट होगा, और ये क्या एक तरीका नॉन मेटल है, ये कहाँ पर आएगा, एनोड पे आता है, कहाँ पे आता है, एनोड पर। फिर हम क्या करते हैं कि रिफाइनिंग करते हैं, तो रिफाइनिंग मेटल्स करते हैं, यानी जब भी हमें मेटल की क्या करनी है, रिफाइनिंग करनी है, तो द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय द वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब्ड अबव द आर नॉट वेरी प्योर, वो प्योर नहीं होते हैं। दे कंटेन इम्प्योरिटीज, यानी उसके पास क्या है, इम्प्योरिटीज होती हैं, विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स, यानी उन इम्प्योरिटीज को अलग किया जाता है, क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्योर मेटल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेथड इज इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग, ये सबसे ज्यादा अच्छा मेथड है जिसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग, या शॉर्ट में सुन लीजिए रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो नाम क्या है इसका पूरा, इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग क्या करती हैं, जो इम्प्योरिटीज होती हैं, क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज जो होती हैं उनको हटा देती है, और हटा कर वो प्योर मेटल्स में कन्वर्ट कर देती है। यहाँ पर यही चीज समझाई गई है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कि कॉपर जब निकलता है तो उसके पास इम्प्योरिटीज होती है, तो इम्प्योर कॉपर कहाँ पे आता है, एनोड पर आता है, और फिर वो प्योर होने के बाद इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करने के बाद वो कहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, कैथोड पे हो जाता है। इस तरीके से कॉपर को क्या कर सकते हैं, कॉपर को अच्छे से प्योर कर सकते हैं। ऐसे ही है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या क्या कर सकते हैं, तो कॉपर है, मैनी मेटल सच एज कॉपर है, जिंक को भी ऐसे किया जाता है, टिन है, निकेल है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारी चीजों को रिफाइनिंग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज करोजन, करोजन क्या होता है, ये हमने पहले चैप्टर में ही पढ़ा था। करोजन क्या होता है, व्हेन द सरफेस ऑफ द मेटल इज अटैक्ड बाय द एयर, वाटर एंड सम अदर सब्सटेंसेस, इट इज सेड टू करोड, द फिनोमिनन इज नोन एज द करोजन, यानी कुछ मेटल की सरफेस पर क्या होता है, जब एयर, वाटर या मॉइस्चर भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मॉइस्चर, ये सब क्या करते हैं, अटैक करते हैं मेटल की सरफेस पर, तो वहां पे क्या है, सम अदर सब्सटेंस, इट इज, वो क्या है, इकट्ठे हो जाते हैं, रिएक्शंस करते हैं, करते हैं, तो उस रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं, करोजन कहते हैं। जैसे देखा वो आयरन की रस्टिंग होना, तो वो भी करोजन में आ जाएगा, यानी आयरन पे क्या है, रस्ट आ जाती है। मेथड्स टू प्रिवेंट करोजन, तो करोजन से प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं, पॉलिश वगैरह कर देते हैं, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, पेंटिंग कर दीजिए, ऑयलिंग कर दीजिए, ग्रीसिंग कर दीजिए, गैल्वेनाइजिंग कर दीजिए, और क्रोम प्लेटिंग कर दीजिए, एनोडाइजिंग कर दीजिए। ये सब क्या है, ये सब क्या है, आप देख सकते हैं, ये प्रिवेंशन ऑफ करोजन है, ठीक है ना। तो प्रिवेंशन ऑफ करोजन, जैसे याद रखना, आयरन के लिए क्या करते हैं, पेंटिंग कर देते हैं, या कोई भी सही, पेंटिंग कर दीजिए, ऑयलिंग कर दीजिए, ग्रीसिंग कर दीजिए, गैल्वेनाइजेशन कर दीजिए, और क्रोम प्लेटिंग, यानी क्रोमियम एक क्या होता है, मेटल होता है, उसकी लेप भी कर सकते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है याद रखना, ये पूछा जाता है गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। तो गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक, यानी जिंक की जब हम क्या करते हैं, किसी पर पेंटिंग कर देते हैं, या एक बहुत पतली लेयर उस पर लेप कर देते हैं, उस प्रोसेस का नाम होता है गैल्वेनाइजेशन। क्या नाम होता है, गैल्वेनाइजेशन। एनोडाइजेशन क्या होता है, एनोडाइजिंग क्या होता है, तो एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम याद रखना, और गैल्वेनाइजेशन में जिंक याद रखना। तो एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर, इसमें क्या होता है, थिक ऑक्साइड लेयर होती है, उसमें थिन होती है, ऑफ एल्यूमिनियम, किसकी होगी, एल्यूमिनियम में। तो एनोडाइजिंग में क्या होता है, एल्यूमिनियम याद रखना,
और गैल्वेनाइजिंग में क्या रखना है आपको, गैल्वेनाइजिंग में क्या रखना है आपको, जिंक। क्या रखना है, जिंक। तो गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है, जिंक होता है। एनोडाइजिंग में क्या होता है, एनोडाइजिंग में क्या होगा, एनोडाइजिंग में होगा एल्युमिनियम, और गैल्वेनाइजिंग में क्या होगा, जिंक होगा। एल्युमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तो एक थिक लेयर ऑक्साइड्स की क्या करता है, मेटल के ऊपर बना देता है। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेसिस्टेंस टू फर्दर करोजन, और ये क्या है, करोजन को रोकने के लिए एक अच्छा मेथड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अलॉय क्या होते हैं। ये याद रखना, जितने भी अलॉय हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, लिख लो इस बात को, आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन मिलने वाला है, इस बार जरूर मिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए। कि एन अलॉय, देखिए एन अलॉय, अलॉय क्या होते हैं, एन अलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सर। अलॉय क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सर होता है ऑफ टू और मोर मेटल्स, यानी दो या दो से ज्यादा मेटल्स का, और मेटल एंड ए नॉन मेटल। यहाँ कह सकते हैं एक मेटल हो और क्या हो, नॉन मेटल। तो हम यहाँ कह सकते हैं अलॉय क्या है, अलॉय क्या है, होमोजीनियस मिक्सर है और टू और मोर देन टू मेटल्स का होता है, या तो दो मेटल्स होंगी या दो से ज्यादा मेटल होंगी। हम ये कह सकते हैं जब मेटल्स को मिक्स किया जाता है तो अलॉय बनता है, मेटल्स को मिक्स किया जाता है तो अलॉय बनता है, या कह दें कि एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिक्स किया जाता है तो अलॉय बनता है। ये बात ठीक है। अब देखिए स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील क्या है, एक अलॉय है। यहां से हम सभी अलॉय को देखेंगे। तो अलॉय है तो इसमें किस किस की रिक्वायर्ड होती है, तो इसमें रिक्वायर्ड होती है निकिल की, किसकी रिक्वायर्ड होती है, निकिल की, और रिक्वायर्ड होती है इसमें क्रोमियम की, किसकी रिक्वायर्ड होती है, क्रोमियम की। तो स्टेनलेस स्टील में निकिल चाहिए और क्या चाहिए, क्रोमियम। निकिल और क्रोमियम मिलती हैं तो स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। आप यहाँ फिगर्स में देख सकते हैं ये सारी चीजें स्टेनलेस स्टील की बनी हुई हैं। व्हेन आयरन इज मिक्स्ड, आयरन इज मिक्स्ड, तो यानी इसका ये हुआ कि आयरन के साथ क्या क्या मिक्स किया जाता है, निकिल और क्रोमियम को मिक्स किया जाता है। व्हेन आयरन इज मिक्स्ड विद निकिल एंड क्रोमियम वी गेट स्टेनलेस स्टील विच इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। ये हार्ड होती है और इसमें कोई रस्ट नहीं लगती, ठीक है ना। याद रखना स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, स्टेनलेस स्टील में आयरन के साथ निकिल और क्रोमियम को मिलाया जाता है। नेक्स्ट देखिए अमलगम, अमलगम भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अमलगम क्या होता है, आपने देखा होगा कि दांतों में कुछ इस तरीके का लिक्विड भर दिया जाता है। डेंटिस्ट जो है दांतों की सही करने के लिए इस तरीके का लिक्विड भर देते हैं, उसका नाम होता है अमलगम। यानी दांतों में जो लिक्विड डेंटिस्ट भरते हैं उसको क्या कहते हैं, हम अमलगम कहते हैं। अमलगम में क्या क्या जरूरी है, अमलगम में क्या है, Hg होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, Hg। Hg क्या है, मरकरी, मरकरी, ठीक है। Hg क्या है, मरकरी। तो अमलगम इज एन अलॉय ऑफ मरकरी। किसका अलॉय होता है, अमलगम जो है मरकरी का अलॉय होता है विद वन और मोर मेटल्स, विद वन और मोर मेटल्स, यानी मरकरी के साथ और भी मेटल्स यूज किए जाते हैं। देखिए जिंक मरकरी हो सकता है, यहाँ देखें तो सोडियम मरकरी होता है। ये सब क्या है, अमलगम है। इसको कहेंगे हम जिंक मरकरी अमलगम, इसको कहेंगे सोडियम मरकरी अमलगम। इसमें एक नोट चीज क्या, एक नोट पॉइंट क्या रखना, मरकरी डज नॉट फॉर्म अमलगम, यानी मरकरी क्या है, अमलगम नहीं बनाती। विद आयरन, मरकरी डज नॉट फॉर्म अमलगम विद आयरन, प्लेटिनम एंड टंगस्टन और टेंटेलम। यानी देखिए आयरन, प्लेटिनम और टंगस्टन के साथ मरकरी को अगर मिला दिया जाए तो अमलगम फॉर्म नहीं होगा, अमलगम फॉर्म नहीं होगा, ध्यान रखना। यानी इनके साथ, किसके साथ, आयरन, प्लेटिनम और टंगस्टन के साथ Hg को मिलाएं तो अमलगम फॉर्म नहीं होगा। बाकी आप देख सकते हैं जिंक है, सोडियम है, इनके साथ अमलगम फॉर्म होता है। और ये याद रखना, डेंटिस्ट से याद रखना कि अमलगम क्या होता है, Hg जरूर होता है। Hg के साथ एक मेटल भी यूज की जाती है। नेक्स्ट देखिए ब्रास, ब्रास में क्या क्या होता है, तो ब्रास में होता है कॉपर और जिंक। क्या होता है, कॉपर और जिंक। तो ब्रास इज ए मेटल अलॉय। क्या होता है, अलॉय होता है मेड बाय मिक्सिंग कॉपर एंड जिंक। तो कॉपर और जिंक को मिलाकर, कॉपर और जिंक को मिलाकर क्या बनता है, ब्रास बनता है। और ब्रास की बहुत सारी चीजें आप यूज करते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए ब्रॉन्ज, ये पीवाई की क्वेश्चन है। ब्रॉन्ज पूछा गया था, ब्रॉन्ज किस किसका अलॉय होता है, तो आप कह सकते हैं कॉपर और टिन का। किसका होता है, एसएन जो सिंबल है टिन का सिंबल है, किसका सिंबल है, टिन का। तो यहाँ पे ब्रॉन्ज की बात आए तो कॉपर और टिन को मिलाकर ब्रॉन्ज बनता है। और आप देख सकते हैं मेडल्स वगैरह जो होते हैं वो किसके होते हैं बने हुए, ब्रॉन्ज के बने हुए होते हैं। किसके होते हैं, ब्रॉन्ज के बने हुए। नेक्स्ट बात करते हैं शोल्डर की। तो शोल्डर क्या है,
आपने देखा होगा कि जब भी कोई मोबाइल प्लेट्स जो होती हैं, टीवी प्लेट्स जो होती हैं, आपने देखा ये ग्रीन सी प्लेट जो निकलती हैं, इसमें क्या है, ये जो हेल्प करके इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, इस पर सोल्डरिंग करते हैं। क्या करते हैं? सोल्डरिंग। और सोल्डरिंग में क्या क्या होता है, पीवी होता है और एसएन होता है। एसएन का मतलब टिन और पीवी का मतलब यहाँ पे लेड। तो लेड और टिन का मिक्सअप करके सोल्डरिंग की जाती है। और ये भी क्या है, एक अलॉय है। इस फिगर्स में देख सकते हैं, ये आपने देखा हुआ, इसको हम कहते हैं सोल्डरिंग। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? सोल्डरिंग प्रोसेस का नाम होता है। और इस सोल्डरिंग में जो यूज होता है, मिक्सअप सोल्डर में क्या क्या यूज होता है, पीवी प्लस एसएन। पीवी का मतलब लेड और एसएन का मतलब टिन। तो टिन और लेड को मिलाकर सोल्डर बनाया जाता है और सोल्डरिंग प्रोसेस की जाती है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक ये है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, प्योर गोल्ड क्या होते हैं। तो देखिए प्योर गोल्ड जो होता है, प्योर गोल्ड नोन एज द 24 कैरेट, यानी प्योर गोल्ड जो होता है 24 कैरेट का होता है, इज वेरी सॉफ्ट। और ये कैसा होता है? बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। कैसा होता है? बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। इट इज द नॉट सुटेबल फॉर द मेकिंग ज्वेलरी। और ये क्या होता है, इतना सॉफ्ट जो गोल्ड होता है 24 कैरेट का प्योर गोल्ड, ये क्या है, ज्वेलरी बनाने के लिए सुटेबल नहीं होता है। तो इट इज अलॉयड विद आइदर सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड। तो इसमें क्या करते हैं, सिल्वर और कॉपर को मिला दिया जाता है हार्ड करने के लिए। देखिए 24 कैरेट गोल्ड कैसा होता है, प्योर गोल्ड होता है और ये सॉफ्ट होता है। और इसको हार्ड करने के लिए कॉपर और सिल्वर क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो ये बन जाता है अलॉय। क्या बन जाता है? ये अलॉय बन जाता है। जनरली इन इंडिया 24 कैरेट गोल्ड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। यानी 24 कैरेट्स इंडिया में यूज होते हैं जितने भी सामान गोल्ड के बनाए जाते हैं। इट मीन्स दैट 24 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड, यानी 22 पार्ट्स जो हैं किसके लिए जाते हैं, गोल्ड के लिए जाते हैं, वो भी प्योर। तो 22 पार्ट्स प्योर गोल्ड के लिए जाते हैं, इज अलॉयड विद 2 पार्ट्स ऑफ आइदर कॉपर और सिल्वर। यानी 24 कैरेट का प्योर गोल्ड होता है, वो कैसा होता है, सॉफ्ट। इसको हार्ड करने के लिए सिल्वर और कॉपर मिलाया जाता है। अब सिल्वर और कॉपर मिलाया जाता है तो इंडिया में जो है 24 कैरेट गोल्ड यूज होता है। अब 24 का मतलब है 22 पार्ट्स, तो यहाँ पे गोल्ड लिया जाएगा और इसके बाद 2 पार्ट क्या लिया जाता है, 2 पार्ट्स जो हैं वो किस किस के होंगे, या तो सिल्वर के होंगे, किसके होंगे, या सिल्वर के होंगे या कॉपर के होंगे। ठीक है ना, इस तरीके से प्योर गोल्ड की बात होती है। और आप जानते हैं कि प्योर गोल्ड जो है 24 गोल्ड कैरेट का होता है। ठीक है ना, तो इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम देखेंगे कि इस चैप्टर के पीवाईक्यू क्या होते हैं और जाकर आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।